हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिश्रा क्लासेस पे। पिछले वीडियो पर ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हमारा अगला टॉपिक है सर्वनाम। इसे पढ़ते हैं, इसे देखते हैं, समझते हैं और इसकी परिभाषा देखेंगे, इसके भेद देखेंगे और परीक्षा में इसके किस तरह के प्रश्न पूछते हैं और हम गलतियाँ अक्सर कहाँ कर जाते हैं, वो सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज समझते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब समझते हैं कि सर्वनाम है क्या। देखिए, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि दूसरे भाषा में कह सकते हैं, आसान शब्दों में, आसान भाषा में, कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाए सर्वनाम कहलाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कहते हैं कि राम आम खाता है, उसके बाद कोई सेंटेंस कहेंगे तो बार बार राम 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 नहीं कहेंगे। राम आम खाता है, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम बहुत मेहनत करता है, राम बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है, ऐसा नहीं कह सकते। राम अच्छा लड़का है, उसके बाद कह देंगे कि वह बहुत मेहनती है, ठीक है। तो यहां क्या कहा कि वह बहुत मेहनती है। अब राम अच्छा लड़का है, वह बहुत मेहनती है, तो यहां पे राम के जगह मैंने कौन सा शब्द प्रयोग कर दिया? वह। राम के जगह कौन सा शब्द प्रयोग हुआ? वह। तो वह यहां पे क्या है? सर्वनाम कहलाएगा। क्या हो जाएगा? वह सर्वनाम है। सीता अच्छी लड़की है, उसकी लिखावट बहुत अच्छी है। तो अब सीता अच्छी लड़की है, सीता के जगह पे मैंने दूसरे लाइन में क्या प्रयोग किया? उसकी लिखावट बहुत अच्छी है। उसकी जो शब्द हुआ वह क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। तो आसान भाषा में क्या हो गया ये कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। आइए अब इसके भेद के बारे में देखते हैं और उसके उदाहरण देखते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो आइए इन पे बारी बारी से एक एक करके चर्चा करते हैं। इसकी क्या उदाहरण से समझ सकते हैं और इसके कितने भेद होते हैं ये देखते हैं। देखिए, पहला भेद हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंध बोधक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। ये 6 भेद होते हैं इसके। अब देखिए, पहले भेद पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? आइए ध्यान देखते हैं, उसे देखेंगे। पुरुषवाचक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा निश्चयवाचक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा अनिश्चयवाचक है, जिसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। चौथा संबंध बोधक है, जिसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। पांचवा प्रश्नवाचक है, जिसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और छठा क्या है? निजवाचक, जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो आइए बारी बारी से समझते हैं। पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, इसमें क्या होगा कि सर्वनाम का वैसा रूप जो क्या बताए? बोलना वाला, सामने जो है सुनने वाले और जिसकी बातें हो रही हैं उसके बारे में बताए, वो क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक। जो किसी पुरुष के बदले प्रयोग किया जाए। यहां पुरुष से मतलब क्या है? पुरुषों और स्त्रियों दोनों से मतलब है, ठीक है। तो देखिए, जो वह सर्वनाम जो पुरुष और स्त्री के नाम के बदले प्रयोग होगा वो क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक। अब देखिए, 3 तरह के पुरुष होते हैं। इसमें क्या है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष जो बोलने वाला होगा, जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं तो जो बोलने वाला होगा वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष कहलाएगा। जो सामने वाला होगा, जिसके सामने हम बातें कर रहे हैं, जो सामने वाला पर्सन होगा वो क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष कहलाएगा, जिससे बातें हो रही हैं हमारी। और हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे कोई भी इंसान अपने आप को कहता है ना, मैं बहुत उत्तम हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, तो अपने आप को जैसे याद रहेगा कि अपने आप के बारे में जो बोल रहा है वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी बीच वाला आदमी, यानी कि जो मेरी बात सुन रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष। और जिसके बारे में बातें हो रही हैं वो जो इंसान वहां पे एट द प्रेजेंट मोमेंट वहां पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यानी उस वर्तमान काल में उस जगह उपस्थित नहीं है, वो क्या कहलाएगा? वो कहला जाएगा आपका अन्य पुरुष। अब देखिए कैसे होता है। उत्तम पुरुष का क्या हो जाएगा? मैं, हम लोग, मैंने, ठीक है, हम लोगों ने। इस तरीके से क्या हो जाएगा कि जैसे जो अपने बारे में प्रयोग हो, जो बोलने वाला है वो अपने बारे में जो सर्वनाम शब्द यूज करेगा, जो प्रयोग करेगा, वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हम लोग बाजार जा रहे हैं, मैंने यह कार्य किया, है ना। तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष जिसको बोलेंगे तुम, तू, तुम लोग, ठीक है, तुम लोग, आप, सामने वाले को कहते हैं आप, यानी दूसरे लोगों से जो हम बोलेंगे और उसके बदले जो सर्वनाम शब्द प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएगा? सामने वालों के लिए जिससे बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष कहलाएगा। जैसे तू अगर ऐसा नहीं, ये क्या कहेगा कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो पछताना पड़ेगा, तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे पछताना पड़ेगा, आप कहाँ जा रहे हैं, इसमें, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में हो। जैसे कि
आप इतने सवेरे उठ गए, ठीक है, तुम लोग बाजार जा रहे हो, ये सब क्या है, ये सामने वाले के लिए हम कह रहे हैं, यानी कि जो इंसान हमारे सामने है उसके लिए बातें हो रही हैं, तू तुम आप लोग। क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। अब जो इंसान वहां पे नहीं है उसके लिए क्या क्या सर्वनाम यूज कर सकते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जैसे कि अन्य पुरुष, कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने इस तरीके का काम किया, उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया, तो उन्होंने हो गया, ठीक है। उनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ, ये सब क्या है, उनका, वह बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है। तो इस तरीके का जो सेंटेंस हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा, और वो होगा क्या, पुरुषवाचक। यहां तक क्लियर हो गया होगा। दूसरा है निश्चयवाचक। देखिए नाम से स्पष्ट है कि निश्चयवाचक, यानी कि यहां निश्चितता का बोध होगा, फिक्स होगा, पता होगा कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा निश्चित होगा, हमें कंफर्म पता होगा उसके बारे में। जैसे अब ये देखिए दो चीजों के लिए बात होगी, मेनली क्या है कि ये संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, है ना, किसी चीज को संकेतिक करने, संकेत से बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं इस तरह का सर्वनाम। तो ये क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक सर्वनाम इसका नाम और हो जाता है, कौन सा, संकेतवाचक, है ना। जैसे यह किताब, सॉरी ये क्या हो जाएगा, संकेतवाचक हो गया। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा घर है। तो यहां क्या हो गया, यह, यानी कंफर्म है, हम जिस घर के बारे में बात कर रहे हैं वो मुझे पता है कि हम घर के बारे में बात कर रहे हैं और इसी घर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे जो सर्व आया घर के लिए क्या आ गया, यह शब्द आ गया, तो ये सर्वनाम हो गया और निश्चित बता रहा है ना, उसके बारे में निश्चितता का बोध हो रहा है। तो यह मेरी पुस्तक, ये जो पुस्तक है वो मेरी है, यह जो घर है वो मेरा है, ठीक है, यानी निश्चित है कि यही घर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे यह, ये हो गया, यानी कि निकटवर्ती, जो आसपास रहता है उसके लिए यह का यूज करते हैं, है ना, इंग्लिश में जैसे दिस कहेंगे। दूरवर्ती, जो दूर है तो क्या कहलाएंगे, वह घर मेरा है, वह मेरा भाई है, ठीक है। तो दूर के लिए दूरवर्ती जो होगा स्थान या सामान, उसके लिए क्या करेंगे, वह, वे का यूज करेंगे। तो इस तरीके से निश्चयवाचक, यानी कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है कि ये निश्चितता का बोध कराएगा। ठीक, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक क्या होता है कि अनिश्चयवाचक जिसके क्या है कि निश्चितता का बोध नहीं होगा वहां, यानी हमें कंफर्म पता नहीं होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कितनी मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे देखिए अब इसमें होता है प्राणी बोधक और वस्तु बोधक। अगर हम किसी प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, जो जीवित वस्तु है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कोई। अब जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो हमें यह नहीं पता कि कौन खड़ा है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक हो गया। लेकिन वो प्राणी है, इंसान होगा कोई या जीवित वस्तु है, तो उसके लिए क्या कहें, कोई खड़ा है। अब जैसे यही सी में क्या दे, वस्तु बोधक। वस्तु बोधक कह दे कि रमेश बाजार से कुछ लाया है। अब कुछ लाया है, लाया तो है कुछ, लेकिन हमें क्या लाया वो पता नहीं है, ठीक है, कंफर्म नहीं है, हम निश्चय नहीं है, निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, इसलिए अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, कुछ लाया है, लाया होगा, कुछ लाया है ना। देखिए दोस्तों, अगला प्रकार है संबंध बोधक। चौथा प्रकार इसका क्या है, संबंध बोधक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए जो, सो, जिसकी, उसकी, यानी यहां क्या होगा, या संज्ञा, जो सर्वनाम शब्द है उसका किसी और सर्वनाम शब्द के साथ या संज्ञा शब्द के साथ क्या होगा, रिलेशन बताएगा, संबंध होगा। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना एक प्रकार का सेंटेंस, देखिए क्या लिखते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या लिखे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहां जिसकी और उसकी क्या है ना, ये जिसकी और उसकी, यानी कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, तो यानी इस दोनों में संबंध बता रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। ये है तो सर्वनाम, लेकिन ये दोनों आपस में संबंधित है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जिसकी और उसकी संबंध। जैसे जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा उसी को भरना पड़ेगा, वही भरेगा, तो जो और वो क्या हो जाएगा, आपस में संबंध बता रहा है। ठीक है, जो करे सो जाने नहीं कहते हैं, तो जो और सो यहां क्या हो जाएगा, संबंध, यानी कि दो वर्ड होगा, दो सर्वप्रोनाउन होगा, दो सर्वनाम होगा, उस दोनों के बीच में आपस में रिलेशन होगा, संबंध होगा। ठीक है, पांचवा प्रकार आते हैं प्रश्नवाचक। ये तो बहुत ही आसान है, नाम से स्पष्ट है, प्रश्न पूछा जाएगा इसमें, है ना, कि हम
प्रश्न पूछेंगे, प्रश्नवाचक शब्द ये होंगे इसमें इस तरीके से। जैसे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। इसमें अगर प्राणी बोधक है, किसी प्राणी के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें क्या यूज करेंगे, कौन। जैसे दरवाजे पे कोई खड़ा, दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो अगर हमें पता है कि वह जीवित वस्तु हो सकता है तो कौन का यूज करेंगे। या बाहर कौन कौन लोग आए हैं तो कौन हो गया। और इसी तरीके से वस्तु बोधक होगा तो तुम मेरे लिए क्या लाए हो, मामा जी मेरे लिए क्या क्या लेके आए हैं, तो क्या क्या, ठीक है, कौन, कैसे, ये सब भी होता है ना, क्यों, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक हो जाएंगे। अब छठा आता है और लास्ट टाइप हमारा है निजवाचक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। अच्छा, प्रश्नवाचक को इंटरोगेटिव ये तो पता है। छठा क्या है, निजवाचक सर्वनाम, जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव निजवाचक। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इंसान अपने लिए जो बोल रहा है, यानी कि जो उत्तम पुरुष है ना, जो अपने लिए खुद जो सर्वनाम पद का यूज करेगा, सर्वनाम शब्द का यूज करेगा, यानी कि मैं अगर बोल रहा हूं और अपने आप के लिए कुछ बोलूं, अपने आप के लिए कोई शब्द यूज करूंगा सर्वनाम का, वो क्या कहलाएगा, निजवाचक। निज मतलब खुद के लिए, ठीक है, खुद के लिए। जैसे आप, तो मैं आप ही यह कर लूंगा। ये जैसे कहते हैं ना कि महात्मा गांधी बहुत क्या है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। आप बहुत विद्वान थे, है ना, आपने यह, यानी आप जो है यहाँ आप बहुत विद्वान थे, तो यानी आप शब्द क्या हो गया, वही हो गया अपने आप। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, जैसे कोई किसी को भगाने आया तो नहीं कहते अरे रुक जाओ धक्का मत मारो, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो अपने आप यानी मैं खुद बोल रहा हूं, अपने आप यानी अपने आप यहाँ पे क्या शब्द हो गया कि खुद के लिए जो शब्द इस्तेमाल, सर्वनाम शब्द इस्तेमाल हुआ वो स्वतः, गर्मी स्वतः चली जाएगी। ठीक है, स्वयं, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, तो स्वयं शब्द हो गया। खुद, मुझे खुद से यह काम करने दो, है ना, तो खुद शब्द हुआ। तो ये सब क्या हो गए, ये इंसान अपने लिए स्वयं यूज कर रहा है। अपने आप के लिए जो शब्द यूज करेगा सर्वनाम शब्द, वो क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने सर्वनाम के 6 भेदों को पढ़ा। अब सर्वनाम के 6 भेद एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें 3 थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम निकटवर्ती और दूरवर्ती था, है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर संबंध बोधक, पांचवा था प्रश्नवाचक, और फिर निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से हमने सर्वनाम चैप्टर को, सर्वनाम टॉपिक को अच्छे से खत्म करने का कोशिश किया। अब कुछ अंतर इसमें देख लेते हैं कि कहां कहां इसमें कुछ हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जैसे अब देखिए, इसको हम आगे समझते हैं कि जैसे कि पुरुषवाचक में भी क्या होता है कि जैसे आप शब्द यहां भी है, और क्या है इसमें निजवाचक में भी आप है। तो इस दोनों में अंतर क्या है, कब कब इसमें हम अंतर समझेंगे और कैसे समझेंगे, आइए देखिए दोस्तों, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में क्या अंतर होता है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो आप है वो क्या है, किसी पुरुष या स्त्री के लिए प्रयोग किया गया, तो ये पुरुषवाचक है। कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, दूसरा देखिए, वह आप ही पढ़ लेगा। ठीक है, तो यानी कि वह, इसी के लिए ये सर्वनाम शब्द यूज किया गया ना, वह आप ही पढ़ लेगा, मतलब वह खुद से पढ़ लेगा। तो यहां जो आप है वो क्या हुआ, निजवाचक है। क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, तुम इसे आप ही करो। तो अब तुम जो है ये तुम ही, इसी के लिए तो ये शब्द यूज आया है, तुम इसे खुद कर लो, तो तुम इसे आप ही कर लो, इसी के लिए यूज हुआ। तो ये क्या होगा, आप यहां पे भी क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। तो इससे आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा कि वह खुद के लिए, यानी कि वह के लिए ही आप शब्द का प्रयोग हुआ, यानी कि जब उसी के लिए प्रयोग होगा तो वो क्या कहलाएगा, निजवाचक। ठीक है, तो ये है। अब समझ लेते हैं कि पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में क्या अंतर होता है। देखिए दोस्तों, अब पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर क्या होता है। पहला उदाहरण है, यह पढ़ता है, वह बहुत खेलता है, यह मेरी बेटी है, वह माधुरी की पुस्तक है। अब समझिए, यहाँ पे यह क्या है, यह एक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, तो यह किसी पुरुष या स्त्री के लिए यूज हुआ है, स्त्री के लिए आया है, तो क्या हो जाएगा, यह पुरुषवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह बहुत खेलता है, जैसे कह सकते हैं कि राम अच्छा लड़का है, उसके बाद कोई सेंटेंस यूज क्या करेंगे, वह बहुत खेलता है, यानी किसी पुरुष या स्त्री के लिए यहाँ भी सर्वनाम शब्द का यूज किया गया, प्रयोग किया गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, तीसरा उदाहरण पे देखिए, ध्यान से देखिए, यह मेरी बेटी है ना। तो क्या यहाँ पे जो ये शब्द है किसी पुरुष या स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है,
नहीं। क्या किया गया है? संकेत बताने के लिए कि यह जो लड़की है वो क्या है, मेरी बेटी है ना। तो यहां जो ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया वह किसी पुरुष या स्त्री के लिए नहीं किया गया है, बल्कि किसी को संकेत करने के लिए, किसी को बताने के लिए, सांकेतिक रूप से बताने के लिए ये शब्द का यूज किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, कि निश्चय, ये जो लड़की है यह मेरी बेटी है, यही जो है वो मेरी बेटी है। वह माधुरी की पुस्तक है। अब क्या कर रहे हैं कि दूर की कोई वस्तु है, हम उसे संकेत करके बता रहे हैं कि वह माधुरी की पुस्तक है। क्या है? वह पुस्तक माधुरी की है, वह माधुरी की पुस्तक है, ये बता दिया मैंने। अब क्या है कि यहां भी संकेत करने के लिए ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जब संकेत करने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या अंतर? यहां भी यह है, यहां भी यह है, यहां वह है, यहां भी वह है, लेकिन यहां क्या है? किसी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले यह आया है, लेकिन यहां पे क्या है? नाम के बदले ना आकर क्या है? संकेत बताने के लिए आया है। ठीक, यहां पे क्या है कि नाम के बदले आया है, लेकिन यहां पे संकेत, पुस्तक के बारे में संकेत करने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया, तो वह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। ठीक है, अब यहां पे हम लोग समझते हैं कि सर्वनाम का पद परिचय कैसे देते हैं। ये लास्ट टॉपिक है सर्वनाम का। देखिए उसको कैसे है कि जैसे कोई सर्वनाम का पद है उसका परिचय कैसे देते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे सर्वनाम शब्द कौन सा है? मैं है। तो सबसे पहले इसका भेद, फिर लिंग, फिर वचन, फिर कारक और उसका फिर अन्य पदों के साथ संबंध क्या है उसको बताना पड़ता है। जैसे देखिए अब इसका पद परिचय पूछ देगा तो मैं सबसे पहले देखेंगे कि ये भेद क्या है। तो ये क्या है? सर्वनाम है ना। सर्वनाम में कौन सा है? एक मिनट रुकिए दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं कि सर्वनाम का पद परिचय कैसे देते हैं। ये लास्ट टॉपिक है सर्वनाम का। देखिए अब सबसे पहले ये क्या है? मैं है यहाँ पे सर्वनाम। तो अब इसमें क्या है? सबसे पहले लिंग, फिर वचन, फिर भेद और उसका क्या है फिर उसके बाद कारक कौन सा है और उसका अन्य पदों के साथ संबंध कैसा है वो देखते हैं। तो देखिए मैं क्या है? ये क्या है? पहले इसका वचन ये बताएंगे हम लोग, भेद बताएंगे। तो ये सर्वनाम है। अब सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है? तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में कौन सा पुरुष है? ये देखिए तो ये क्या है? उत्तम पुरुष है ना। अब क्या हो गया? भेद हो गया। अब लिंग इसका देख लेते हैं। तो मैं कौन सा है? ये आपका हो गया पुल्लिंग हो गया। फिर वचन देखिए तो एक वचन, ये हो जाएगा एक वचन। कारक कौन सा है? तो कर्ता है ना। और अन्य पदों के साथ संबंध में क्या लिखेंगे कि पढ़ना क्रिया का कर्ता। ठीक है, तो ऐसे हम लिखते हैं। पहले इसका भेद लिखेंगे, फिर लिंग, फिर वचन, फिर कारक और अन्य पदों के साथ संबंध। जैसे इसका देखिए चाय में कुछ पड़ा है। तो ये कौन सा है? सबसे पहले तो ये क्या है? सर्वनाम है भाई। अब सर्वनाम में कौन सा है? कुछ है ना, कंफर्म नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चय। ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसमें कौन सा है कि अब ये क्या है? परा है ना, परी तो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। इसका लिंग देख लिए, पुल्लिंग हो गया। अब एक वचन बहुवचन तो क्या है? परे तो नहीं है, एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा? एक वचन लिख देंगे। और उसके बाद क्या है? ये कर्म है। कौन सा कारक है यहाँ पे? कुछ जो है यहाँ पे कर्म कारक है। पिछला वीडियो कारक का था, आपने देखा होगा तो फिर आपको उत्तर पता चल रहा होगा। और ये क्या है? परा क्रिया का कर्म है। तो इस तरीके से इसका क्या होता है? सर्वनाम का हम लोग पद परिचय देते हैं। तो पहले आप इस तरीके से देख लीजिए और भी इसके बाद इस चैप्टर को अच्छे से एक बार किसी किताब से पढ़ लीजिए, किसी पुस्तक से पढ़ लीजिए, जो भी आपको पसंद आए। तो उम्मीद है कि मैंने अपने तरफ से पूरा एकदम मेहनत किया है समझाने के लिए आप लोगों को, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने पढ़ने वाले मित्रों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और यूं ही प्यार बनाए रखिए। और भी आगे नए नए जो टॉपिक आएंगे वो सब सारे वीडियोज़ हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।